Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Unique Classes and I wish you a very happy new year to all of you. So आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th के लिए आपकी 1 मंथ स्ट्रैटेजी की वीडियो जो है वो लेके आई हूँ, जो कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस 2023 ऑफिशियली अब आ चुका है। जैसे कि आपको पता है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं स्टार्ट आपके एंड आपकी लास्ट डेट है 10 जनवरी, ठीक है, 2023। आप सभी को पता है पूरी अच्छे तरीके से मैंने वीडियो बनाई है किस तरीके से फॉर्म भरना है सब कुछ, एंड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आपको हमारे चैनल से मिलती है। तो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि हमारा कुल मिला के देखा जाए तो एक ही महीना रह चुका है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जनवरी ही कुछ ऐसा मंथ है हमारे लिए जिसमें कि हम चाहे तो अपने SOSC के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और चाहे तो ना भी कर सकते हैं। अब चाहने से मतलब ये नहीं है कि आप मन में बैठे बिठाए जो ख्याली पुलाव है उनको बनाते रहें और फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो और डेट पास आ जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि टाइम ऐसे बीत जाता है, पता नहीं चलता है कब हमारा एक महीना बीत गया, हमें कुछ नहीं पता चलता है। क्योंकि इस मंथ में एक तो देखो आपका स्कूल भी चल रहा है, ऊपर से अभी स्कूल चल रहा है लेकिन आपकी 15 दिन की छुट्टी है। जितने भी क्लास 9th का एग्ज़ाम देंगे, क्लास 8th के बच्चे उन सभी की 15 दिन की छुट्टी मिली है, तो उसको यूटिलाइज़ करना है, पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है। एंड आप सभी को पता है कि मैं आप सभी की तैयारी के लिए पूरी जी जान से मेहनत करने वाली हूँ, तो आप सभी को भी करनी है क्योंकि एडमिशन तो आपको लेना है। मेरा रास्ता बस इतना है, मेरा काम बस इतना है कि मैं आप सभी के लिए एक रास्ता दिखा सकूँ, उस पर चलना ना चलना आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो ये जो वीडियो है ये सभी डोमेन्स के लिए है, ठीक है। जो भी डोमेन का बच्चा है और जिसका जो क्लास 9th के लिए एग्ज़ाम देने वाला है अपना फरवरी में, वो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा का पूरा देखेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए और कुछ भी आपका मिस ना हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का पक्का है, ठीक है। तो चलते हैं। आप सभी को मैं इस वीडियो में 8 टिप्स बताने वाली हूँ, एंड अगर आप उन्हें फॉलो करोगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है ही, साथ के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने सिलेक्शन पाया है। यानी कि चाहे आप SOSC का एग्ज़ाम दे या फिर इन फ्यूचर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे तो उनके लिए भी आपको थोड़ा सा ही पता चलने वाला है कि किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी होती है। क्योंकि हम पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ना इनफ नहीं होता है, हमें कुछ चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहली जो आपकी टिप है वो आपकी 1 नंबर है, वो है रेगुलरिटी। यानी कि रेगुलरिटी एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में तो बहुत ही सिंपल सा लगता है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी छोटी सी है, लेकिन अगर हम इसका पूरा अर्थ समझने बैठ जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट किस केस में होता है? डिफ़िकल्ट उस केस में होता है जब हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर आपने इस वर्ड को अच्छे से समझ लिया, इसका मतलब अच्छे से समझ के अपनी लाइफ में इसको अपना लिया, तो सिंपली आप जो है पूरा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उसको अचीव कर लेंगे, अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो हमेशा हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारे लिए एक रेगुलरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेगुलरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि रेगुलरिटी खाली एक स्टूडेंट लाइफ में होती है, नहीं। जो आपकी टीचर्स होती हैं उनके लिए भी रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। वो सुबह उठती हैं, आपको स्कूल में आके पढ़ाती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको हमेशा डेली आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आती हूँ, तो ये क्या है, ये एक रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, ठीक है। रेगुलरिटी का मतलब ये है कि हर दिन आपको पढ़ना है। अब जो ये 30 दिन आपके हैं, ये जो आपके 30 दिन है, इनको कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि हर दिन पढ़ना है। एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप उसे स्किप कर दे, चाहे कोई फेस्टिवल है। फिलहाल फेस्टिवल तो ज़्यादा होंगे नहीं, एक हमारा 14 तारीख को होता है एंड 26 को हमारा रिपब्लिक डे होता है। ज़्यादा कोई फेस्टिवल है नहीं इस मंथ में, लेकिन बच्चे इस मंथ में इस वजह से पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ जाती है। आप सभी को पता है ठंड जो है बढ़नी शुरू हो गई है और धुंध पड़ती है बाहर, और हमारा मन नहीं करता है कि हम अपने जो बेड है उससे उठें और थोड़ा सा पढ़ें। कोई बात नहीं,
सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कभी भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने कंफर्ट जोन में बैठ के मत करना, क्योंकि अगर बच्चा कंफर्ट जोन जो है उसमें बैठ के करता है तो उसको कहीं ना कहीं नींद आने लग जाती है। सबके साथ होता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कंफर्ट जोन में बैठकर इनकंफर्टेबल हो रही हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, तो प्लीज़ उस चीज़ को वहाँ से छोड़ दें और कुछ ऐसी चीज़ अपनाएं जो कि आपकी बीच में रोड़ा ना बन सके, आपके जो रास्ता है उसके बीच में रोड़ा ना बन सकते। ठीक है, इसीलिए तो आपको हर दिन पढ़ना है, कोई भी ऐसा दिन ना हो कि आप उस दिन को स्किप कर दे। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पढ़ रहे हो तो पूरा मन लगा के पढ़ना है, ऊपरी दिखावे से नहीं पढ़ना है। यानी कि काफ़ी बच्चे मैंने देखा है ऐसे पढ़ते हैं, क्या यार थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से हो जाए, बस निकल जाए, मेरे पेपर निकल जाए। इस चीज़ को अगर मन में लाओगे ना तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मन में ये चीज़ आ गई कि थोड़ा सा ही तो टाइम है मेरे पास, मैं इस टाइम को अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लूँ या कर लूँगी तो मैं आज जो जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से मैं कितने आगे पहुँच जाऊँगी। ठीक है, माना एसओएससी एक स्कूल है और उसमें सिलेक्शन पाने से कोई बड़ा काम नहीं होगा। आपको स्कूल में आप वैसे भी जा रहे हैं अपने स्कूल्स में, और एसओएससी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वैसे भी जाएंगे। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एसओएससी को आपने एग्ज़ाम देकर अपना एक जो आपने गोल डिसाइड किया था उसको आपने अचीव किया है, और जब आप उसे अचीव करेंगे तो उसकी खुशी तो अलग ही होती है। और वहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, आप सभी को पता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उस चीज़ को अगर हमें अचीव करना है और आपके पास तो मौका है, आप सभी देख रहे हैं कि जो आपका एसओएससी है उसमें फ्री फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसमें कोई फीस नहीं ली जा रही है। तो हम उसे थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करके थोड़े दिनों तक अपने ऊपर, थोड़े अपने मन पर कंट्रोल करके एक रेगुलरिटी को अपनाएंगे तो क्या हमसे कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट आपकी टिप नंबर 2 है कि आपको एक दिन में अपना जो डे प्लानर है बेसिकली वो बनाना है। डे प्लानर का मतलब क्या होता है? अब डे प्लानर का मतलब बच्चे दो तरीके से समझते हैं। एक तो होता है डे प्लानर अपने माइंड में बनाना, और एक होता है डे प्लानर अपनी बुक में बनाना। माइंड में बनाना और बुक में बनाना थोड़ा सा अंतर होता है। माइंड में जब आप बना के चलते हैं, जैसे कि चाहे तो आप सुबह उठ रहे हैं तभी आप बना लीजिए कि हाँ मुझे आज पूरे दिन में इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट्स मुझे कवर करने हैं, इसका ये लेसन मुझे कवर करना है। एंड आप जो दिन ख़त्म हो रहा है, रात को जब आप सो रहे हैं तो सोते हुए लेटकर 10 मिनट तक आप ये सोच सकते हैं कि मैंने आज क्या क्या किया और क्या नहीं। दूसरा होता है बुक के थ्रू। कोई कोई बच्चे जो है वो डे प्लानर या फिर टाइम टेबल अपना बुक पर लिखते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, जैसे बच्चे टाइम टेबल्स बनाते हैं, एंड मुझसे भी बच्चों की डिमांड थी कि मैम टाइम टेबल बताएं, और टाइम टेबल का मतलब उनका ये होता है कि हम कब उठे, कब बैठे, कब खाएं, कब पिए, कब हम कोई और अदर एक्टिविटी करें, कब हम स्कूल जाए, कब हम ट्यूशन जाए। तो ये जो आप टाइम टेबल बनाते हैं ये कभी भी आपसे पूरी तरीके से आप इसे फॉलो कर ही नहीं सकते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी इसे फॉलो नहीं किया है क्योंकि वो होता ही नहीं है। हमें नहीं पता एक दिन में हमें कितनी सारी सिचुएशंस को जो है हैंडल करना पड़ता है। स्कूल से आने के बाद हम थक भी जाते हैं, ट्यूशन पे जाने के बाद हम थक जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कभी कभी कि ट्यूशन से आने के बाद हम काफ़ी बोर हो जाते हैं और हमारा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो क्या हम उस टाइम पे उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के चलेंगे कि जितने घंटे हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उतने घंटे हमने अपना पूरा एफर्ट लगाना है उस पढ़ाई पे। ये ना हो कि आप पढ़ रहे हैं अपना पूरे 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा है 5-5 घंटे पढ़ रहा है लेकिन वो अपने मन को उस 5 घंटे अपनी किताब में नहीं लगा रहा है, यानी कि उसका मन जो है वो बाहर है। तो बाहर यानी कि अदर एक्टिविटीज़ में उसका मन है। किसी का मन वीडियो गेम में होता है, किसी का फ़ोन में होता है, किसी का टेलीविज़न होता है देखने के लिए, किसी का बाहर के गेम्स जैसे हम गलियों में खेलते हैं, बच्चे सभी खेलते हैं तो उनमें भी होता है, किसी का बातें करने में होता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो इन सब चीज़ों का अगर आपके मन में आ रहा है कोई भी ख्याल, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि आप पूरे तरीके से अपनी पढ़ाई पर एफर्ट लगा रहे, नहीं, वो पढ़ाई पर एफर्ट नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि पढ़ाई हम चाहे कितने भी घंटे करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे आप दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हो, चाहे आप दिन में 5 घंटा पढ़ रहे हो। अगर 5 घंटे वाला जो बच्चा है वो अपने मन को बाहर रखता है, इसका मतलब वो 1 घंटे वाले बच्चे जितना भी नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि वो ऊपरी तौर पर पढ़ लेगा किताब को लेकिन उसे वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए अपने डे प्लानर बनाइए, और माइंड में बनाएंगे तो बेस्ट रहता है। बाय द वे एक और चीज़ आप सभी के लिए है, वो क्या है? वो होती है चेकलिस्ट।
चेकलिस्ट और डे प्लानर जो है वो कहा जाए तो सेम सा ही होता है, लेकिन चेकलिस्ट में एक अंतर होता है। डे प्लानर को हम अपने माइंड में भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा सुबह उठे तो अपने माइंड में अपने गोल को डिसाइड कर ले कि आज का जो मेरा दिन है वो मैं किस तरीके से बिताऊंगी, क्या क्या उसमें करूंगी, क्या नहीं करूंगी, और मुझे आज कितना कुछ कंप्लीट करना है। ठीक है, ये होता है माइंड में हम डे प्लानर बना लेते हैं, और रात को सोते हुए हम फिर उस पर थोड़ा सा हमें गिल्ट भी होता है कि मैंने ये चीज़ नहीं की, कोई बात नहीं, उसे छोड़ना नहीं है, उसे कल करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगा, बहुरी करेगा कब। यानी कि आप ये सोचते रह जाएंगे कि ये जो चीज़ है थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं इसको कल करूंगी या कल करूंगा, फिर कल के बाद परसों आएगा, उसके बाद फिर और आगे दिन बढ़ते चले जाएंगे, और सीधे आपका एग्जाम का जो डेट है वो आ जाएगा, और आप उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो चीज़ आप आज सोच रहे हैं करने की, उसे आज ही पूरा करके ख़त्म करें। ऐसा ना हो कि आप आज सुबह ही आपने सोचा कि मैं तो 4 चैप्टर करूंगी, और 4 चैप्टर सोचने के बाद आप मन में ला रहे हैं नहीं यार 4 नहीं हो पाएंगे, चल एक को ना स्किप कर देंगे और 3 कर लूँगी। थोड़े टाइम बाद आप कहेंगे नहीं 2 ही कर पाएंगी तो 2 ही कर लेती हूँ, फिर और कल करूँगी उसको, ऐसे सोचोगे तो ये तो गलत है ना। अपने अंदर की क्षमता को पहचानो कि आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हो। मेरा कहने का मतलब साफ सीधा ये है। और चेकलिस्ट का मतलब बेसिकली होता है कि जो हम अपनी नोटबुक में अपना जो भी हमें कवर करना है एक दिन में वो लिख लो, उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स बना लो, और रात को उस पे टिक या फिर क्रॉस करो। यानी कि टिक का मतलब क्या है कि ये चीज़ आपने कंप्लीट कर दी, क्रॉस का मतलब ये है कि ये चीज़ आपने नहीं की। और फिर जो चीज़ आपने नहीं किया उसके लिए थोड़ा सा गिल्ट भी करो अपने मन में कि मेरा पूरा दिन बीत गया, मेरे पास इतना कम टाइम है और मैंने ये इतना इजी टॉपिक नहीं किया जिसे मैं कर सकती थी। और फिर अपने आप से पूछो 10 मिनट में कि मैंने आज पूरा दिन ऐसा कहाँ बिताया कि मैं अपना जो मैंने पूरा का पूरा बनाई थी चेकलिस्ट उसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये आपका चेकलिस्ट हो जाएगा। एंड टिप नंबर 4 आपकी बेसिकली होती है कि रियलिस्टिक गोल्स। यानी कि जब तक आप अपने रियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाओगे ना, तब तक आपका कुछ भी पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप, एक होता है बच्चा ऊपरी तौर से या फिर किसी के दबाव के कारण सोचता है, जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को तो 90% से ऊपर स्कोर करना ही है, या फिर पेरेंट्स ने कहा कि एसओएससी में तो सिलेक्शन लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके एसओएससी में सिलेक्शन ले। इस तरीके से अगर कोई कह रहा है और आपके मन में ऐसा हो रहा है कि क्या मेरे ऊपर बोझ डाल रहे हैं ये लोग, क्या मुझसे करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने मन में नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, तो डेफिनेटली आप पूरी लाइफ टाइम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर कर भी लोगे तो वो एक जो वैल्यू होती है ना, वो नहीं होगी। इसीलिए अपने गोल इस तरीके से डिसाइड करो कि अगर एक बार मन में बात को बैठा लिया तो फिर डरना क्या। यानी कि जब एक बार सोच ही लिया कि हमें करना है, तो फिर उसके रास्ते से क्यों डर रहे हो। इसीलिए कह रही हूँ कि डरो नहीं, जो चीज़ सोची है उसे पूरा करके देखो, क्योंकि जितना हम सोच लेते ना उतनी चीज़ें मुश्किल होती भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टिप नंबर 5 है कि हार्ड प्लस इजी। मैंने हार्ड प्लस इजी क्यों लिखा है? हार्ड का मतलब बेसिकली ये है कि जो आपको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर मेरा हार्ड है, मुझे समझ में नहीं आता है अच्छे से, तो एक हार्ड चैप्टर उठा लो और एक ईजी उठा लो। ईजी बेसिकली क्यों उठाओ? ईजी से क्या होता है, एक तो आपका वो रिवाइज होगा, दूसरी चीज़ आपकी ये हो जाती है कि रिवीजन के साथ साथ आपके मन में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने ये कर लिया, और मन में ये होता है कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, और खुशी भी होती है ना, होती है ना सबको। तो एक इजी इसलिए उठाओ ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बना रहे। एंड हार्ड इसलिए उठाओ ताकि आप और कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। मतलब कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और हार्ड जब आज उठाओगे तभी तो उसको कल तक पूरा कर पाओगे। अगर आपने हार्ड को आज नहीं उठाया और लास्ट में छोड़ दिया, तो लास्ट में क्या हार्ड चैप्टर हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने हार्ड चैप्टर को भी स्टार्टिंग में करने की कोशिश करो, और कम से कम दिन में 2 चैप्टर्स तो सोच के ही चलो कि हमें 2 चैप्टर तो कंप्लीट करने ही है, क्योंकि 30 दिन आपके पास है। 30 दिन में मान लो अगर आपके पास 15 चैप्टर भी हैं, तो आप 15 चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हो अपने अच्छे से। और उसके बाद फिर आपको आपका जो डेट है वो पता चलेगा। ठीक है, मैं ओनली यहाँ पे 1 मंथ की स्ट्रेटेजी दे रही हूँ। तो फैब में आप ये समझ के चलो आपके फर्स्ट या सेकंड वीक में तो जो एग्जाम्स है वो हो ही सकते हैं। तो उस टाइम पे जब आपके एग्जाम होंगे तो तब आपको टाइम मिलेगा रिवीजन करने का, तो उस टाइम पे आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी, जैसा कि मैंने रिवीजन इतना बोल ही रही हूँ, तो रिवीजन जो है वो टिप नंबर 6 आपकी आ गई। रिवीजन क्या होती है? बेसिकली रिवीजन का मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैंने आज ये पढ़ा है और एक बार देख लिया, हाँ मैंने चैप्टर पढ़ लिया,
दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर पढ़ लिया, ये रिवीजन नहीं होती है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको शॉर्टली और जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो उसको दोबारा से बुक में से रिवाइज करोगे। बुक में से रिवाइज करना बेटर नहीं है कंपेरेटिवली अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो। अगर आप नोट्स बनाते हैं, या फिर मैं भी चैप्टर्स करा रही हूँ और कराने वाली हूँ आगे, मैंने कराए हुए हैं काफ़ी सारे चैप्टर्स, उनके नोट्स आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद उसके MCQs कर सकते हैं जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। साइंस के लिए मोस्टली मैंने प्रोवाइड किया है, स्टेम के लिए तो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए भी किया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप इस तरीके से करोगे कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, छोटे 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 बना लेना और उनको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को आज पढ़ा है और आप उसकी रिवीजन जो है वो 1 वीक बाद कर रहे हैं, 1 वीक बाद करने से क्या होगा ना, आप उस चैप्टर का आधा जो हिस्सा है वो भूल चुके होंगे। इसीलिए अपने चैप्टर की रिवीजन आपको अगले ही दिन कर लेनी है। अब आप कहेंगे कि चैप्टर कंप्लीट भी करो और फिर उसकी रिवीजन अगले दिन भी करो और फिर उस दिन का भी चैप्टर करो, ये तो इम्पॉसिबल है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। रिवीजन का मतलब मैंने कहा, रिवीजन करने में कुल मिला के सही बताऊं तो 10 से 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। और आपको पता है कि हमारे पास 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि हमने आज ये पढ़ा और 4 दिन बाद हम भूल गए, तो वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो एग्जाम तक कैसे याद रखोगे? लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो कि हमने आज पढ़ा और हमें 30 दिन बाद भी वो याद रहे। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसे तो नहीं आ जाएगी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है मेरे पास, लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलने से। लॉन्ग टर्म मेमोरी तब आएगी जब आप उसे रिवाइज करोगे डेली। हर दिन अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए चलना है। जैसे आज एक चैप्टर पढ़ा है तो उसकी रिवीजन कल होगी, फिर कल दूसरा पढ़ लोगे तो उन दोनों की रिवीजन परसों होगी। इस तरीके से करना है, ठीक है। रिवीजन समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड्स का बेसिकली मतलब ये है उन बच्चों के लिए जो कि मैथ्स आने वाला है जिनके सिलेबस में, एंड मैंने मोस्टली सभी डोमेन का जो सिलेबस है वो बना दिया है अपने चैनल पर, तो उसे जाके देखो, चैनल के पेज को चेक किया करो, मैंने सब कुछ बनाया हुआ है। एंड मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी सिलेबस, तो सब उनको देख लेना। क्योंकि कमेंट्स आती है बच्चों की, मैम स्टेम का दो, मैम ह्यूमैनिटीज़ का दो, तो इस तरीके से सबके कमेंट का रिस्पॉन्स दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। फिर भी हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए अब मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दिया करूँगी और उसमें मैं सिलेबस दे दिया करूँगी, तो उससे आप देख लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली मैथ्स के लिए है। तो मैथ्स में क्या होता है ना कि मैथ्स में अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, अभी तक हम फॉर्मूलाज जो है उनको याद करते थे और फिर पूरा बड़ा मेथड से उसको सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे तो आने वाले हैं MCQs। अब MCQs के लिए आपको कम टाइम में जल्दी जल्दी MCQs करने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसीलिए तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है ना, उसमें आपको एक अलग तरीके का मेथड अपनाना है, जिसमें कि आपको जो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं, उनकी जो कैलकुलेशन है वो माइंड में करनी है। फॉर्मूला लिखना, बस छोटा सा रफली फॉर्मूला लिख लेना और उनकी कैलकुलेशन माइंड में करते चलना। जितनी माइंड में कैलकुलेशन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज़ की, उतनी आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी और फिर आप अच्छे से अपने मैथ्स को कर पाओगे। तो फॉर्मूला लिखना है, बस ओनली फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी है एंड देन आप क्या करोगे, आंसर को टिक कर दोगे। ये होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक ये बनाया है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो है ये 8 नंबर वाली है कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अब वेस्ट से मतलब क्या है, बच्चे यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, इसकी डेट कब निकलेगी, और रिजेक्शन आ गया किसी चीज़ पे, या फिर कोई अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, तो वो गलत है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर मैं सही इन्फॉर्मेशन देती हूँ, टाइम टू टाइम देती हूँ, इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे भी देती हूँ और यूट्यूब पे भी देती हूँ। आपको पता है, उससे आपको क्लियर हो जाता है और कोई यहाँ पे आपको किसी बहकावे में नहीं रखा जाता। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ बनती है जिसमें कि अंदर कुछ नहीं होता है, बाहर बाहर पे सब लिख दिया होता है और अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके की वीडियोस देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सब बच्चे बोलते हैं लाइव क्लास दो, लाइव क्लास लो और डिस्कशन के लिए लाइव क्लास लो। अरे भाई, डिस्कशन किस चीज़ का करना है? जब मैं सारे क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई कर देती हूँ आपकी कमेंट बॉक्स में, तो लाइव क्लास की तो कोई नीड ही नहीं है। और लाइव क्लास लेने से आपका टाइम वेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो चीज़ आप 20 मिनट में कवर कर सकते हो वो आप 1 घंटा लगाओगे, और इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लाइव क्लास लें और फिर अपना बुक से भी पढ़ें, अपने नोट्स भी बनाएं और फिर हम अपना जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल
को नहीं संभालना है, हमें स्कूल को भी संभालना है। स्कूल और अपने इस प्रेपरेशन को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अपना वेस्ट मत करो टाइम को। जितना हो सके आपका टाइम जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अनमोल है, उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और बच्चे लाइव क्लास ले रहे होते हैं इतने इतने, उसमें फालतू की बातें हो रही होती है कि एक क्वेश्चन को समझाते हुए जो बंदा होता है, टीचर होता है, उसको कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। वो क्यों लगते हैं? बच्चे इतने ज़्यादा अलग अलग जो कमेंट्स है वो करते हैं, तो उनके आंसर देने के लिए लाइव क्लास का कोई मतलब, मेरा मानना है कि लाइव क्लास में केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। और इसीलिए स्पेशली मैं लाइव क्लास कभी भी नहीं लेती हूँ, और कभी लेती भी तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तब लेती हूँ, वरना मैं लाइव क्लास लेती ही नहीं हूँ। आप सभी को ये चीज़ पता होगी। बच्चे मुझसे बहुत बोलते हैं कि लाइव क्लास लो, हमारी लाइव क्लास कब होगी? तो देखो, मैं लाइव क्लास, मेरा ना लेने का मोटिव बस इतना ही है कि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो, और मैं अपने पूरे दिल से चाहती हूँ कि आप सभी अभी ये चीज़ सीख लें। और बच्चे इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं, मोटिवेशनल रील्स देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे होते हैं, बड़ी बड़ी वीडियो होती हैं, एक एक घंटे की वीडियो होती है अलग अलग, ठीक है। और आपके बड़े भी आपको सजेस्ट करते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अच्छा रहेगा। लेकिन आपने कभी एक बात अपने दिल से पूछी है कि क्या मोटिवेशनल वीडियोस देखने से हमारा फ़ायदा हो सकता है? माना फ़ायदा होगा आपका मोटिवेशनल वीडियो देखने से, लेकिन फ़ायदा तब होगा जब आप उसे अपने ऊपर आजमाएंगे। अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं अलग अलग, उसमें बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, और उन्हें देख देख के और आपके मन में थोड़ी सी ऐसा हो रहा है कि हाँ, हमें भी पढ़ना चाहिए, अब हम कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कल दोबारा से पढ़ने से बुक उठाने से पहले रील्स चालू हो जाते हैं, मोटिवेशनल रील्स देखते हैं बच्चे। तो मोटिवेशन आपके अंदर तब तक नहीं आ सकता है जब आप उसको अपने अंदर खुद से ना लाओगे। अगर खुद से अपने मन में ये नहीं ठानोगे ना कि हमें ये चीज़ करनी है, तो कोई पूरे दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके। इनफैक्ट मैं भी नहीं हूँ, मैं भी मोटिवेट नहीं कर सकती हूँ। अगर आपने अपने मन में ये चीज़ नहीं ठानी है कि मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ, या फिर ये मेरा गोल है और मुझे इसे पूरा करके दिखाना है, तो आप कभी भी नहीं कर सकते हो। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि जो हम सपने देखते हैं, बंद आंखों से देखे हुए सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम आंखें खोल के सपने देखते हैं अपने पूरे होशो हवास में कि क्या ये चीज़ हम कर सकते हैं, वो सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। और मेहनत कभी भी किसी की खराब नहीं जाती है। माना होता है बहुत बच्चों के साथ कि मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्या जो आपने वो मेहनत की है वो वेस्ट होगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे कम से कम कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस तो होगा आप सभी के पास। आप अपने जो जूनियर्स हैं उन्हें बता तो सकेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे कर लो और इस तरीके से प्रैक्टिस करो तो आपको हो जाएगा। इसलिए टाइम वेस्ट मत करना। मैं तो यही कहूँगी कि मोटिवेशनल वीडियोस भी देखो तो एक दो देख लो, अपने मन में थोड़ा सा ये आ जाता है कि हाँ हम भी इस चीज़ को कर सकते हैं, और फिर उसे करो। अगर आप उसको अपने ऊपर नहीं आजमाते हो तो वो मोटिवेशनल वीडियोस केवल और केवल आपका एंटरटेनमेंट का सोर्स बन के रह जाएंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैं भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ आपका, पहले ही बहुत ज़्यादा ले चुकी हूँ आपका टाइम। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे, एंड अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, एंड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कोई भी सिलेबस की लिंक चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट पिन की हुई है, उसे जाके देखो और आपको सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी। एंड छोटी सी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी, या फिर आप कब से मेहनत करना स्टार्ट करोगे और कब से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। जल्दी से मुझे अपना नाम कमेंट करो और मुझे ये बताओ कि मैं कब से इस स्ट्रैटेजी को, पूरे मन से सोच के बताना कि मैं इस स्ट्रैटेजी को आज से फॉलो करूंगी, कल से करूंगी या परसों से करूंगी। ठीक है, पूरी ईमानदारी से, पूरे ऑनेस्टली बताना है, क्योंकि मुझे पता है जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है ना वो पूरा ईमानदार है, और मेरे मन में आप सभी के लिए बहुत 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 इज्जत है। आप सभी कभी भी ऐसा मत करना कि दूसरा ये लिख रहा है कि मैंने आज से स्टार्ट किया तो आप भी आज यही लिख दो कि आज से स्टार्ट किया। नहीं, अगर कोई बच्चा परसों से स्टार्ट करना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन परसों से कर रहे हो तो जब से स्टार्ट करोगे ना तब से फिर उसको ख़त्म करके ही छोड़ना है, ख़त्म करे बिना उसको छोड़ना नहीं है। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा आप मोटिवेट भी हुए होंगे, और अपने टाइम वेस्ट करना अब आपको छोड़ना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।